तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। द मेजर प्रॉब्लम वॉज द ब्राह्मण्स पंडित हैव different interpretations of local law based on different schools of the धर्म शास्त्र। अब क्या हुआ कि मेन जो भी ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जस्टिस के लिए, कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, तो अब उसके लिए क्या किया जाता था, जो इंडियंस पंडित होते थे और इसके साथ साथ मौलवी और इसके साथ साथ मुफ्ती, तो ये सारे जो होते थे, तो ये क्या करते थे, ये इंटरप्रिटेशन करते थे, मतलब अपने अपने लॉज के बारे में उनको बताते थे, जो भी मेन कलेक्टर्स होते थे। तो जो अब मेजर प्रॉब्लम ये निकल के आई कि जो ब्राह्मण्स पंडित थे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, इनके जो इंटरप्रिटेशंस थी वो सबकी एक जैसी नहीं थी। क्यों एक जैसी? इसलिए नहीं थी क्योंकि इनके जो धर्म शास्त्र थे वो सबके कैसे थे, अलग अलग होते थे। ब्राह्मण पंडित जो होते थे वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते थे लोकल लॉ को लेकर, मतलब कि जो धर्मशास्त्र थे वो सब पंडितों के, मतलब कि नॉर्थ के पंडित अलग हैं, उसके साथ साउथ के पंडित अलग हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो इंटरप्रिटेशंस अलग हैं हर एक चीज को लेकर, मतलब हर एक लॉ को लेकर, सजा को लेकर। तो ये सारे के सारे मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली कि कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी इन सभी में, कि हाँ कि नॉर्थ के पंडित भी उस सजा के लिए, मतलब कि अगर कोई किसी ने जुर्म किया तो उसके लिए भी एक वही इंडियंस लॉ में सजा बता रहे हैं, साउथ के भी वही बता रहे हैं। तो ये क्या थी, ये सारी की सारी चीजें जो इंटरप्रिटेशन को लेकर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और इसके साथ साथ मेन धर्मशास्त्र में, कि धर्मशास्त्र में कई सारे धर्मशास्त्र में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं उस सजा के लिए। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम सामने आई वो भी किसके, ब्रिटिशर्स के। फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं पहले कि धर्मशास्त्र होता क्या है। धर्मशास्त्र संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर्स, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत टेक्स्ट माना गया है, धर्मशास्त्र एक संस्कृत टेक्स्ट है, और इसके साथ साथ ये बताता है सोशल रूल्स के बारे में, कि हाँ सोसाइटी के रूल्स कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, सोसाइटी में रहना कैसे है, उसमें काम कैसे करना है। उसके साथ साथ मेन अगर कोई व्यक्ति है तो अगर उसने कोई ये दंड किया है, कोई मेन उसने अपराध किया है, तो उसको पनिशमेंट कैसे देनी है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रिस्क्राइबिंग कौन करते थे, धर्मशास्त्र करते थे। और इसके साथ कोड ऑफ बिहेवियर, मतलब कि वो मेन बताते थे कि मेन बिहेव कैसे करना है, मतलब कि फॉर द एग्जाम्पल एक वाइफ को हस्बैंड के साथ बिहेव करना है, इसके साथ साथ एक नौकर को मालिक के साथ बिहेव कैसे करना है, बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है, गुरु शिष्य के साथ कैसा बिहेव करें। तो ये सारी की सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, धर्मशास्त्र में देखते हैं। तो धर्मशास्त्र जो होते थे संस्कृत में लिखे होते थे, और इसके साथ साथ मेन इनमें सोशल रूल्स और इसके साथ साथ कई सारे मेन कोड्स ऑफ बिहेवियर बताए जाते थे कि कैसे करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंप्लाइन ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ। अब क्या किया गया, मेन इन सभी को एक करने के लिए, मतलब अब इतनी डाइवर्सिटी, इसके साथ साथ अलग अलग मेन इसमें इंटरप्रिटेशन देखकर क्या किया गया, 1775 में 11 पंडित थे, मतलब कि 11 पंडितों से कहा गया कि जितने भी ये हिंदू लॉ हैं, जितने भी ये धर्मशास्त्र हैं, उन सभी को कंपाइल कर दीजिए, आप सबको एक कर दीजिए, इन सभी को इकट्ठा करके एक बुक बना दीजिए। और इसके साथ साथ ये किया गया, और क्या किया गया, बाय सेम हिंदूज में भी यही काम किया गया, और इसके साथ साथ मेन मुस्लिम्स में भी यही किया गया। कब, 1778 में। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंप्लाइन, मतलब कि मेन जो मुस्लिम लॉज थे उनको भी क्या किया गया, कंप्लाइन किया गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस, यूरोपियन जजेस के बेनिफिट करने के लिए। अब यूरोपियन जजेस का बेनिफिट कैसे हुआ, कि ये बेनिफिट हुआ कि जितने भी यूरोप से जज आ रहे थे, अब उनको क्या करना पड़ेगा, वो 10 या 20 जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उन सभी को कंपाइल इकट्ठा कर दिया और एक बुक बना दी, और उस बुक को मेन क्या करेंगे, उस बुक को वो पूरा का पूरा सारी उनको नॉलेज दे देगी, एक ही बुक। तो ये चीज की गई, हिंदू में भी यही की चीज की गई और इसके साथ मुस्लिम्स में भी यही चीज की गई। हिंदूज में कब की गई? 1775 में, और मेन मुस्लिम्स में 1778 में की गई। और इसके साथ मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया और इसके साथ हिंदू लॉज को भी जितने भी थे उनको कंपाइल किया गया। अब मेन ये इस निकल के आता है क्वेश्चन कि अब ये तो समझ में आ गया कि अब जो मेन उनको एक बुक बना दी गई, तो अब जो बुक बनाई जाएगी तो वो बुक मेन जो बनाई जाएगी वो हिंदी में ही बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जो उसकी लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। तो यूरोपियन से आने वाले क्या उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो अब क्या किया गया, उन बुक्स को इंग्लिश में क्या किया? ट्रांसलेट किया गया। किसने किया? N.B. हॉलेट ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। जितने भी ये सारी की सारी मेन कंप्लाइन किए गए थे, इन सभी कंप्लाइन डाइजेस्ट को क्या किया गया? मेन इंग्लिश में इन बुक्स को ट्रांसलेट किया गया। किसने किया था? N.B. हॉलेट ने। तो ये मेन इसमें समझाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि कई सारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कई सारे निकाले गए, लेकिन हम सिर्फ अभी अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, और वो भी कब के? 1773 के एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम कई सारे लॉज को पास करते थे ताकि मेन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्न है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले और इसके साथ साथ हमारा रूलिंग सिस्टम ठीक से गवर्न हम सही से कर सकें। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें रेगुलेशन वो क्या करते थे? मेन एक्ट पास करते रहते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हो तो इसमें दो चेंजेस हुए। सबसे फर्स्ट देखते हैं, ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश। एक नई सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई और इसके साथ साथ कोर्ट ऑफ अपील इस्टेब्लिश की गई। द सरदार निजामत अदालत ये इस्टेब्लिश की गई, और ये कोर्ट कौन सी थी? क्रिमिनल कोर्ट थी। तो मतलब कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सबसे फर्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिश करने के साथ साथ एक क्रिमिनल कोर्ट भी इस्टेब्लिश की गई, और इसका कोर्ट का नाम क्या था? द सरदार निजामत अदालत थी। और ये दोनों चीजों को कहां पे इस्टेब्लिश किया गया? कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया, और इसके साथ साथ मेन जो सरदार निजामत अदालत जो बनाई गई थी इसको भी कहां पे इस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये मेन अभी हमने देखा कि जो मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी वो धर्मशास्त्र की इंटरप्रिटेशन को लेकर आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी चीजों को इकट्ठा करवा के एक बुक बना दी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दिया, हिंदू की भी कर दी, मुस्लिम्स की भी कर दी। और इसके साथ एक रेगुलेटिंग एक्ट हम बात की 1773 की, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया और इसके साथ साथ एक क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, वो भी कहां पे? कलकत्ता में।